Good morning students. Today's lecture related to economics book chapter 2nd people as resource. It's the fourth part of your chapter. It means fourth lecture. Okay. In this lecture we will study about the unemployment, what is unemployment, types of unemployment, effect of unemployment on the economy. Okay. And we will explain with the example. Okay, it is a problem and problem related to workforce. Then first of all, what is unemployment? Okay, people who are willing, okay, willing it means इच्छा करना, to work at the going wages cannot find jobs. Okay, definition is very simple. Willing to work, generally the students write only people not find job या work known as the unemployment. Okay, no, there are particular terms used here. Willing of work at the going wages. Okay, willing इच्छा करना. Okay, at the going wages it means present time में जो भी उनका वेजेस फिक्स है उस वेजेस पे वो एग्री हो वर्क करने के लिए. ओके, क्योंकि आप सबको पता है कि वेजेस जो है वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. ओके, अगर आपका एजुकेशन जो है अच्छा है, आपके साथ वाला जो पर्सन है उसका भी एजुकेशन अच्छा है, लेकिन दोनों के वेजेस में अंतर है तो उसके पीछे रीज़न जरूर स्किल एक्सपीरियंस इन सब का हो सकता है. ओके, फर्स्ट चलिए पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. इन सकाल स्टोरीज शीला, ओके, शीला जो कि सकाल की मदर है, ओके, वर्क करती है अपने घर में, डोमेस्टिक चोर्स जो वर्क हैं वो घर में करती हैं और हेल्प करती है बूटा सिंह की एट द फील्ड या फार्म पे वो मदद करती है. तो क्या शीला जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है? ओके, ऐसे ही आप अपने मदर से भी रिगार्डिंग ये कर सकते हो, क्या आपकी मदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है? तो आप बोलोगे मदर वर्क नहीं करती इसलिए वो, हाँ मेरी मदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि उनके पास काम नहीं है. अरे वो घर का काम कर रही है. लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं जो कि डिजायर रखते हैं, विलिंग रखते हैं टू डू वर्क या टू वर्क. ओके, इच्छा रखते हैं काम करने की. तो यहाँ पे आपकी मदर ने, और बात करें शीला की, तो शीला ने कभी जो है इच्छा ही नहीं की कि वो घर के बाहर आउटसाइड द होम जो है वर्क करे. तो कैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ सकती हैं? ओके, तो विलिंग होना जरूरी है. चलिए अब सकाल्स के जो है ब्रदर की बात करते हैं. उसके दो भाई हैं, सीतू एंड जीतू. क्या ये दोनों जो हैं, क्या ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या दोनों इस कैटेगरी में आते हैं? सीतू एंड जीतू, देखिए ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते. रीज़न क्या है कि इनकी स्कूलिंग एज है, अभी वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और रोमिंग इधर उधर घूमना, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, क्योंकि उनकी जो एज है, अगर वो चाहते हैं कि हम कोई काम करें तो भी हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जो है कैटेगराइज या उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो एज है वो वर्क के लिए नहीं है. ओके, वर्क के लिए वो नहीं है. तो ना तो शीला, ना सीतू एंड जीतू ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि ये तो एज जो हैं उसमें नहीं आते, वर्कफोर्स की एज में नहीं आते हैं. और शीला जो कि इच्छा ही नहीं करती, विलिंग ही नहीं करती वर्क की, तो सेम अगर आपकी मदर
जो है वर्क करने की इच्छा नहीं रखती हैं कि मैं घर से बाहर या आउटसाइड द होम वर्क करूं, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आती। लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि मैं वर्क करूं और उसके लिए वो एफर्ट्स लगा रही हैं या सर्च कर रही हैं तब, और उनको वर्क नहीं मिल रहा है, ओके, तब हम बोल सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ रही है। ओके, नाउ यहाँ पे क्यों ये C2 और G2 कैटेगराइज नहीं होते, तो देखिए अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, ये है वर्क फोर्स से। ये वर्क फोर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वर्क फोर्स एज कौन सी है, 15 to 59। ओके, ये है वर्क फोर्स एज। जनरली आस्क द 1 मार्क्स क्वेश्चन हियर कि वर्क force age, then you have to write about the 15 to 59। ओके, अब ये है क्या, देखिए यहाँ पे अगर मैं 15 से नीचे, ओके, बिलो 15 की बात करें तो हमारे पास आता है वो ग्रुप जिसे हमने क्या माना है, जिसे हमने चाइल्ड या चिल्ड्रन माना है। ये ग्रुप जो है उसको राइट नहीं है कि वो अर्निंग से रिलेटेड वर्क करे, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ले लो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में हम इनको रखते नहीं हैं, क्योंकि ये वर्क के लिए नहीं है, अभी इन्हें अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, इसीलिए चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड एक्ट के तहत इन जो है बिलो 15 से नीचे जितने भी एज ग्रुप के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको किसी भी जगह पे जो है वो एज ए एम्प्लॉय नहीं रखा जाता है। अगर वो रखते हैं तो फिर वो इलीगल है। ओके, सेकंड बात करें हम, तो यहाँ पे C2 और G2 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्यों, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में उसे नहीं रख सकते। सेकंड हम बात करते हैं सकाल के ग्रैंडफादर की, तो ग्रैंडफादर भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, क्यों नहीं आते हैं, तो रीज़न है कि उनकी जो एज है वो रिटायरमेंट की एज है। तो रिटायरमेंट आफ्टर 59 जितने भी लोग हैं उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रखते, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की एज है। अगर वो वर्क करते हैं तो ये उन पर डिपेंड है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस कैटेगरी में या उस चीज़ में उनको नहीं जोड़ सकते। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि कौन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करता है, तो वो है 15 to 59 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करेंगे। ओके, कब करेंगे, विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस शुड बी रिटन। ओके, होनी चाहिए ये आपकी डेफिनेशन में, लिखना ही होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैन नॉट फाइंड जॉब्स का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है कि पर्सन की इच्छा भी होनी चाहिए काम करने की, और प्लस वो गोइंग वेजेस पर भी, यहाँ पे मैं इच्छा तो है कि भाई पर्सन एजुकेटेड है, पीपल एजुकेटेड है और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो है अपने लिए ज़्यादा वेजेस की रिक्वायरमेंट या फिर ज़्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं, तो ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मार्केट में बहुत हैवी कंपटीशन है। यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अगर उसको डिनाई कर देते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे कम वेजेस में। तो यहाँ पे जर्नल जो है वो गोइंग वेजेस का मतलब है कि करंट समय में जो अमाउंट, जो सैलरी, जो वेजेस, जो मजदूरी जो डिसाइड की है उस पे आप जो है काम करने के लिए तैयार हो। सपोज दैट मार्केट में एक जो लेबर है उसको 350
जो है उसका वेजेस डिसाइड करके रखा है कि पर डे अगर वो वर्क करता है तो ऐसी कंडीशन में 350 रुपीज़ जो है वो अर्न करता है या उसको पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो डिमांड कर रहा है कि मुझे 500 जो है रुपीज़ पर डे चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे, मैंने कहा कि बहुत सारे मार्केट में है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को जो है जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो करंट जो वेजेस है, गोइंग वेजेस है, उसके ऊपर वो एग्री नहीं हो रहा है वर्क करने के लिए। तो इट मीन्स कोई भी उसे वर्क पे नहीं रखेगा, कोई 500 नहीं देना चाहेगा। जब मार्केट में 350 में उसे अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे लेबर है, भरमार है, हैवी कंपटीशन है, तो ऐसी कंडीशन में कौन उसको 500 देगा? ओके, तो वो बैठा ही रहेगा काम की तलाश में, काम उसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एट द गोइंग वेजेस की कंडीशन भी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड कैन नॉट फाइंड जॉब, तो यहाँ पे आपके 3 टर्म्स ही यूज हो रहे हैं। अब आप अच्छे से, आई थिंक यू नो अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस एंड कैन नॉट फाइंड जॉब्स, या फिर वर्क as known as the situation, the condition। अगर यही कंडीशन एक पर्सन के साथ कंटिन्यूटी के साथ रहती है तो फिर क्या होता है? होपलेस, बोल सकते हैं होपलेसनेस उसके अंदर देखने को मिलती है। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जनरली आप सीजनल, डिसगाइज्ड एंड थर्ड इज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। ओके, इन योर बुक दे आर द 3 टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, और उसको हम कैटेगराइज करते हैं रूरल एरियाज और अर्बन एरिया में। तो यहाँ पे रूरल एरिया के अंदर आपको सीजनल और डिसगाइज्ड, सीजनल जैसे नाम से ही पता चला कि सीजन, मौसम से रिलेटेड। ओके, एंड डिसगाइज्ड का मतलब है यहाँ पे छिपी होना। ओके, सामने ये चीज़ है, लेकिन अगर इसके सामने कुछ आ जाता है तो ये उसके पीछे जो है कवर, उसको कवर कर लेता है, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन इस कवर के पीछे जो है वो है। तो यहाँ पे डिसगाइज्ड का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। ओके, तो यहाँ मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग नहीं बताया था, बेरोजगारी, इट मीन्स पर्सन के पास काम नहीं है करने के लिए। ओके, तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगराइज इनटू 2, द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरिया। इन रूरल एरिया सीजनल एंड इन अर्बन seasonal and disguised, 2 types of the unemployment we can find in a rural area. In urban area the educated unemployment. Okay, so what is seasonal unemployment? Okay, seasonal unemployment होता क्या है? देखिए, मैंने कहा कि सीजन मीन्स मौसम। ओके, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सम मंथ ऑफ द ईयर, हो सकता है 3 to 4 मंथ। ओके, सम मंथ ऑफ द ईयर पीपल नॉट एबल टू फाइंड द वर्क, या नॉट फाइंड द वर्क इन सम मंथ इन अ ईयर। ओके, तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं कि साल के कुछ महीनों में उनके पास काम नहीं होते हैं। ओके, तो ऐसे लोग जो हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहाँ पे। जनरली मैंने कहा कि रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया की मेन एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और दूसरा एग्रीकल्चर ही नहीं लेते, चलिए सीजनल में कुछ एक्टिविटी और शामिल करती हूँ मैं आपको। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री। चलिए सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके, शुगर इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्यों एग्रो बेस्ड है? क्योंकि ये अपना रॉ मटेरियल किससे लेती है? ये अपना रॉ मटेरियल लेती है एग्रीकल्चर से। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में
जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगी कि जो शुगर केन का जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसमें पूरा साल 8 to 10 मंथ जो है वो लग जाते हैं उसको ग्रो होने में, और साल में एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इंडस्ट्री के पास जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल एक ही बार पहुंचता है। तो शुगर इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखिए, ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं उन लोगों को पहले से ही इस बात का पता रहता है कि आने वाले 4 महीने या 3 महीने जो हैं उनमें हमें कोई काम नहीं मिलने वाला, ठीक है। और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन रिगार्डिंग है उसके मैंने इंडस्ट्री का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बताया आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है बात करते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, यहाँ पे सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या है कि हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये भी क्या है कि लिमिटेड टाइम तक होती है। जब एक बार जब सीड्स जो हैं वो है सोइंग कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जब अब हमें हार्वेस्ट के टाइम पर ही लेबर की, मोस्ट ऑफ लेबर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 to 4 मंथ जो है वो लेबर जो है बेकार बैठे रहते हैं अगर वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ओके, अब उनकी रिक्वायरमेंट हमें कब होगी, हमें हार्वेस्ट टाइम पर उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम फेस की है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अपनी रेगुलर या डेली लाइफ में से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो है समर सीज़न आपका आ चुका है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा आइसक्रीम पार्लर है या फिर जो आइसक्रीम सेलर हैं उनका जो है काम चल जाता है ना, चल पड़ता है उनका काम। लेकिन जब विंटर का समय आता है, मोस्टली हम बोल सकते हैं दिसंबर, जनवरी, ये बहुत ज़्यादा ये कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। तो यहाँ पर उस समय इन आइसक्रीम पार्लर का जो बिजनेस है, वर्क है, वो बंद हो जाता है, या बहुत ही मतलब बंद तो नहीं बोलेंगे लेकिन पहले के कंपैरिजन में इनकी डिमांड कम हो जाती है। ओके, सेम यहाँ पे अगर मैं विंटर की बात करूँ तो विंटर में हमें स्वेटर्स वगैरह ये सब रिक्वायर होते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद में उनकी डिमांड घट जाती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, ये क्या है, सीजनल, क्योंकि पहले से फिक्स रहता है कि आने वाला जो साल का ये 3 to 4 मंथ जो है उनको वर्क नहीं मिलेगा। और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं जो वर्कर, तो इनका रेनी सीजन के टाइम हम बोल सकते हैं इनको वर्क नहीं मिलता है। ओके, तो ये सारी जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि ये पर्सन ओके 3 to 4 मंथ जो है इनके पास वर्क नहीं रहता है। नाउ द डिसगाइज्ड, चलिए सबसे पहले आपसे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जब भी उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो वो ग्रुप में अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं कि हम भी आपको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि 4 to 5 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप का एक हेड बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4-5 ही नहीं बल्कि 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि मैम हमें इस ग्रुप में जो है इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस ग्रुप में जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो तो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क तो वही रहता है, सेम जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है वो तो एक ही रहती है। ओके, तो आप सब मिलकर जो है उस वर्क को करते हो, असेसमेंट जो आपको बोला जाता है वो आप जमा करवा देते हो आपका, लेकिन रियली में क्या 7 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उस वर्क में? नहीं। अगर 3 या 4 स्टूडेंट्स भी मिलकर उस वर्क को कर लेते तो टाइम पे और ऐसा ही जो अभी जो आप सबमिट करवाते हो वैसा ही वर्क आप प्रेजेंट करते हो, है ना, वैसा ही कर पाते हो, उससे ज़्यादा उसमें कोई चेंज नहीं होता कि 4 की जगह उसमें 7 इंक्लूड कर दिया आपके ग्रुप में, तो उसका कोई
इफेक्ट या फिर पॉजिटिव या बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर 7 ऐड कर दिए हैं और 4 की ही रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसी कंडीशन में कितने पर्सन यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है? 3। ओके, ये 3 पर्सन जो है यहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनकी प्रोडक्टिविटी बोले तो नील ही थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये क्या है? बेकार थे। चलिए, ये तो आपने समझा यहाँ से। और उसके अलावा एक एग्जाम्पल भी है कि बहुत जैसे टेबल या चेयर जब हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना आप होल्ड करते हो तो 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलकर उसको होल्ड करते हैं, तो रिक्वायरमेंट एक स्टूडेंट काफ़ी इजीली उसको कैरी कर सकता है, कि होल्ड कर सकता है, तो रिक्वायरमेंट नहीं थी। इट मीन्स अगर 3 पर्सन उसे उठा रहे हैं तो बाकी के और रिक्वायरमेंट कितने की? 1। तो ऐसी कंडीशन में 2 क्या है? बेकार है। अगर वो नहीं होंगे तो भी वो सामान जो है वो उठा लिया जाएगा। तो सेम चीज जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है। अब एग्रीकल्चर के साथ इसको ऐड करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो एक फार्मर होता है उसके फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एग्रीकल्चर में जो हैं वो लग जाते हैं। ओके, अब 7 मेंबर है तो 7 के 7 वर्क करने के लिए चले गए, अगर 9 है तो 9 के 9 वर्क करने के लिए चले गए, लेकिन सही रिक्वायरमेंट थी वो 5 इज सफिशिएंट इनफ। ओके, तो ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा हैं वो सब क्या दिखा रहे हैं? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं कि ये पर्सन अगर निकाल भी दिए जाएं, हटा भी दिए जाएं, तो प्रोडक्शन में कोई खास जो है खास चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी खास क्यों, बिल्कुल भी नील, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये क्या है? बाकी के जो एक्स्ट्रा है वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करेंगे? वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे। अब डिस्गाइज को छिपी हुई बेरोजगारी भी बेरोजगारी बोला जाता है। तो यहाँ पे लगता है हमें पीपल अपेयर टू डू वर्क, वो लगता है कि वो वर्क कर रहा है, वो लगता है कि वो एम्प्लॉय है, लेकिन यहाँ रियल में उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? नील है। उसी तरह से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो शॉप्स होती हैं, उन शॉप्स के ऊपर क्या होता है कि मदर, फादर, ठीक है, या फिर ग्रैंडफादर जो है वो, या फिर आप भी कभी कभी शॉप पे बैठ जाते हो, तो ये सारे जो हैं, जबकि 2 पर्सन जो है या 2 जो आदमी है, घर के 2 मेंबर हैं, वो इजी से उसको चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के क्या है? बाकी के जो हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं। लगता है ऐसे है कि चारों मिलकर दुकान चला रहे हैं। ओके, अब होगा क्या? होना ये चाहिए कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही लोगों को जो है एज अ वर्क एम्प्लॉय या वर्क दिया जाए, और बाकी के जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल कर दूसरी एक्टिविटी करवाया जाए, तब जाके सही मायने में उनकी एबिलिटी जो है उसका यूटिलाइज होगा। ओके, थर्ड है, तो ये 2 टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वी कैन सी इन अ रूरल एरिया। ओके, दोनों ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे ये जो है 3 to 4 मंथ प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ये यहाँ पे जो है वो लगते हैं दे अपेयर टू डू वर्क या एम्प्लॉय, लेकिन यहाँ पे रियल में वो वर्क या उनकी प्रोडक्टिविटी नील होती है। ओके, दूसरा सीजनल जो है वो हमने बताया था कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इस प्रॉब्लम को फेस करती है, ठीक है। अर्बन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फेस करती है, इट मीन्स उसमें काम करने वाले वर्कर भी फेस करते हैं। अर्बन एरियाज, ओके, इफ स्टूडेंट यू फाइंड सम अदर एक्टिविटीज, ओके, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनको आप कैटेगराइज कर सकते हो, तो प्लीज सेंड द एक्टिविटीज टू मी। अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज का मतलब हो गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट,
अर्बन, शहरों में। अगर शहरों में की बात करें तो यहाँ पर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो जनरली क्या है कि लोग जो हैं दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एंड एजुकेट देयर चिल्ड्रन। तो ऐसी कंडीशन में जो एजुकेटेड पर्सन है वो चाहते हैं कि हमें अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिले, लेकिन यहाँ पर जॉब जो है उनके लिए बहुत कम होती है और जॉब की तलाश में वो जो हैं बेकार बैठे रहते हैं। तो वो लोग जो एजुकेटेड हैं लेकिन जॉब नहीं है, विलिंग होगा यहाँ पे, विलिंग टू वर्क, ओके, इच्छा है उनकी काम करने की और वो रेडी भी हैं एट द गोइंग वेजेस बट नॉट फाइंड द जॉब्स। लेकिन वो पर्सन कैसा है, वो एजुकेटेड है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, जनरली ये जो है हाईली एजुकेटेड पर्सन है उनके साथ ये देखने को मिलती है, और जो आपके 10th 12th या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो कंप्लीट कर चुके हैं वो छोटे मोटे काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनके साथ ये देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में हम उन लोगों को भी शामिल करते हैं जिनको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एबिलिटी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर उनको वर्क नहीं मिलता है तो हम उनको भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन उनको वर्क नहीं है, ओके। जैसे एक प्रोफेसर है, अगर वो यहाँ पे प्रोफेसर क्लास 1st 2nd को टीच कर रहा है तो उसे अपनी डिग्री अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल रहा है तो उसे भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है अर्बन एरियाज के अंदर, ओके। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है कि 3 to 4 मंथ जो है वो वर्कर हैं, पीपल हैं, कुछ अल्टरनेट अलग सा अपने लिए वर्क जो है वो सर्च कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा होने वाला है या होगा, ओके। और डिस्गाइज में ऐसे सजेस्ट किया जा सकता है कि जो एक्स्ट्रा है, जिनकी रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी प्रोडक्टिविटी नील है, उनको वहाँ से दूसरे वर्क में शिफ्ट कर दिया जाए। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में है कि गवर्नमेंट जो सिर्फ एजुकेट होने के बाद में सिर्फ जॉब ही नहीं, अदर वर्क भी हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उस यूनिट में वो जा सकते हैं, या सेल्फ जो है वो छोटा वगैरह जो बिजनेस वगैरह है वो अपना सेटअप कर सकते हैं। तो इनके लिए सजेशन ये है ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके, ओके। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कंट्री फेस करती है तो उसका क्या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके जो मैन पावर है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं, है ना। मैन पावर जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मैन पावर के ऊपर ही हमने जो है पूरी तरह से इन्वेस्ट किया था, इस मैन पावर को हमने रिसोर्स बनाने की कोशिश की है और ये मैन पावर कंट्रीब्यूट कर सकता है इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन अगर इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं हम, अगर इसको काम नहीं दिया जाता है, इससे वर्क नहीं करवाया जाता है, तो ये मैन पावर जो है वो वेस्ट है। साथ ही यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी के साथ अगर पर्सन को वर्क नहीं मिलता है तो यहाँ पे उसके अंदर होपलेसनेस देखने को मिलती है, निराशा उसके अंदर आ जाती है। थर्ड है कि अगर वर्क आपका मैन पावर जो है वेस्ट हो जाते हैं तो जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं उस फैमिली का जो स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। उसको और ज़्यादा अगर कंटिन्यूटी बनी रहती है तो फिर वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे ये मैन पावर जो है पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। अब इकोनॉमी के ऊपर हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो कंट्री के लिए असर्ट बन सकता था, जो कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकता था, कंट्री को हेल्प कर सकता था ग्रोथ के अंदर, वो पर्सन
अब कंट्री की जो है वो लायबिलिटी बन जाती है, उत्तरदायी बन जाता है, वो उसके ऊपर बोझ बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैन पावर भी वेस्ट है और इकोनॉमी के ऊपर ऐसे लोग जब इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, अगर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन वाले जो पर्सन हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं या ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? वो आ जाती है डिप्रेशन कैटेगरी में, डिप्रेस्ड हो जाती है। ओके, अब क्या किया जाए? इस मैन पावर को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंडिया से रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखते हैं तो यहाँ हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ओके, कैसे अपेयर होते हैं कि वो वर्क में इंगेज हैं, कि वो काम करते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर उनके पास वर्क होता है। पर डे वो सुबह अपने घर से निकलते हैं, अर्न करते हैं, अर्न करके भी लाते हैं। ओके, लेकिन उनकी अर्निंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंट्री की पर कैपिटा जो इनकम है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन पूरे साल काम में लगा रहता है। हमें लगता है कि पर्सन काम कर रहा है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट निकालते हैं, अगर उसका कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो पूरे साल उसने वर्क किया है उसका एवरेज बहुत ही कम है। यहाँ वर्क का मतलब मैं अर्निंग से बता रही हूँ कि जो उसने अर्न किया है वो बहुत ही कम होता है और दिखने में ऐसे लगता है कि पूरे साल ये है, वर्क किया है इसने, इसको ये बेरोजगार नहीं है, ये इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? बहुत ही कम। ओके, तो ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे है कि हमारे ये जो 3 सेक्टर्स जो हैं, इनमें क्या है कि एक सेक्टर के अंदर तो 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो है, एक सेक्टर के अंदर तो भरमार है लेबर की, है ना, लेकिन दूसरे सेक्टर में क्या है? कमी देखने को मिलती है। ये भी हमारी इक्वली है नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो है लेबर, कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा लेबर कंज्यूम कर रहा है? तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर कि 3 सेक्टर्स के अंदर जो टेंडेंसी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो हम बताते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर जो है डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करने को मतलब दिखाई देती है, हम फेस करते हैं। तो अब जो है टाइम चीज़ें जो हैं वो चेंज होती है और हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो हम यहाँ एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है उसको बहुत हद तक दूर किया जाए, और हो भी रहा है कि अब जो ये लेबर जो है ये प्राइमरी सेक्टर से निकल गए हैं। ओके, इट मीन्स ये एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल गए हैं और ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और बेटर अर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम किसी भी कंट्री के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा अपने रिसोर्स का, क्योंकि रिसोर्स को काम नहीं है। ठीक है, पीपल को, लोगों के पास काम नहीं है। पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस एंड कैन नॉट फाइंड द जॉब्स। ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आपको अपने यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखनी ही होगी, शुड बी। ओके, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने 2 कैटेगराइज कर दिया था, रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया, सीजनल एंड डिस्गाइज, एंड द अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कशन किया है। ओके, थैंक यू।